हेलो हेलो, सॉरी स्टूडेंट फॉर डिले। एक्चुअली ये कनेक्ट नहीं हो रहा था बिकॉज जूम इट्स वेरी स्लो, क्योंकि सबको हर कोई यूज कर रहा है ना आजकल जूम। सो मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? यस मैम। ठीक है। सो हमने कल कहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ठीक है। यस, सो जस्ट अ मिनट। हेलो। सो कैपिटल स्ट्रक्चर हम कर रहे थे। कैपिटल स्ट्रक्चर में आई टोल्ड यू दैट देयर आर 4 थ्योरीज। ठीक है। और वो जो 4 थ्योरीज हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वन कैटेगरी इज दैट दी डेब्ट इक्विटी मिक्स, और यू कैन से डेब्ट इक्विटी परसेंटेज डज नॉट अफेक्ट दी वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है। एक स्कूल जो है, या यू कैन से एक स्कूल ये कहता है कि आपका जो डेब्ट इक्विटी का परसेंटेज है वो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है। सो इट कंपनी इज फ्री के कोई भी डेब्ट इक्विटी पोर्शन कंपनी सेलेक्ट कर सकती है एज पर दी फर्स्ट स्कूल। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो दूसरा स्कूल है, दे आर सेइंग दैट द डेब्ट इक्विटी परसेंटेज हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर वैल्यू ऑफ द फर्म। आप कितना डेब्ट यूज कर रहे हो, कितनी इक्विटी यूज कर रहे हो, उसका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है आपकी शेयर प्राइसेस पे, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे। ठीक है। सो इसीलिए जो 2 स्कूल्स हैं इन्होंने 4 थ्योरीज डेवलप की है। तो वो 4 थ्योरीज में से फर्स्ट करते हैं। ये आई थिंक मैंने आपको इसका आइडिया कल दे दिया था। नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच इज एनआई अप्रोच। ठीक है। नेट इनकम अप्रोच बेसिकली क्या कहती है? इट टेल्स दैट कंपनी कैन इंक्रीज इज वैल्यू ऑफ द फर्म बाय डिक्रीजिंग द कॉस्ट। ये मैंने कल बताया था ना कि कंपनी अपनी कॉस्ट को कम कर सकती है, और बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बट द क्वेश्चन अराइज कि कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करेगी। ठीक है। बिकॉज ये थ्योरी कहती है कि कंपनी की कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू बढ़ेगी, और कंपनी की कॉस्ट ज्यादा होगी तो वैल्यू कम होगी। सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट। अब उसके लिए जो नेट इनकम अप्रोच है उसने रीजंस बताए हैं, उसने कुछ लॉजिक्स बताए हैं कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है। सो फर्स्ट मैंने कल आपको बताया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वो ये कहते हैं कि कंपनी को अपनी कॉस्ट कम करने के लिए कंपनी को डेब्ट ज्यादा यूज करना चाहिए रादर देन इक्विटी। ठीक है। आई एम रिपीटिंग, नेट इनकम अप्रोच सपोर्टर सेज दैट द कंपनी शुड यूज मोर डेब्ट देन द इक्विटी। अब इन्होंने जो है डेब्ट का परसेंटेज ज्यादा यूज करने के लिए क्यों बोला है? बिकॉज उसके रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो ये वाला पॉइंट देखो, केडी इज लेस देन दी कॉस्ट केई। जो केडी होता है वो केडी इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इक्विटी जब कंपनी इशू करती है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस कंपनी को बियर करने पड़ते हैं। सो उसकी वजह से इक्विटी की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है। आगे ऊपर देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है इसने। नेट इनकम अप्रोच जो है वो ये अज्यूम करती है कि अगर कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में मोर डेब्ट यूज करती है तो इट डजंट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर का मतलब है कि जितना ज्यादा कंपनी डेब्ट यूज करेगी तो डेफिनेटली आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनके लिए रिस्क होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डेब्ट यूज होता है उतना ही ज्यादा कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। सो इंटरेस्ट जब कंपनी ज्यादा पे करेगी तो प्रॉफिट आपका कम बचेगा, और प्रॉफिट कम होगा तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कम डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। सो वो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रेडी नहीं होते हैं कि कंपनी ज्यादा डेब्ट यूज करे। ठीक है। लेकिन ये इनकम क्या ये अप्रोच क्या अज्यूम कर रही है? ये अप्रोच ये अज्यूम कर रही है कि आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कंपनी ज्यादा डेब्ट यूज करती है। दिस इज दी अजम्पशन। ठीक है। ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा है कि कंपनी अगर डेब्ट ज्यादा यूज करेगी तो इट डजंट अफेक्ट दी रिस्क ऑफ दी शेयर होल्डर्स। सो दीज नेक्स्ट इन्होंने बताया है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका मतलब ये है कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो कंपनी टैक्स पे करती है, ठीक है, वो जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो कंपनी हैज टू पे लेस अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है। क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है ऑन डेब्ट इट इज टैक्स डिडक्टेबल, क्योंकि जब हम प्रॉफिट जीपी होता है, जीपी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इट बिकम्स नेट प्रॉफिट। फिर आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है यू हैव टू पे ऑन दी नेट प्रॉफिट। ठीक है। सो डेब्ट यूज करने की वजह से कंपनी को क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट माइनस हो जाता है उसका प्रॉफिट में से, जिसकी वजह से उसकी जो टैक्स अमाउंट होता है वो भी लेस होता है, कम हो जाता है। सो ये नेट इनकम अप्रोच ये कहती है, ठीक है, कि कंपनी को डेब्ट यूज करना चाहिए और डेब्ट इक्विटी यूज करना चाहिए। उसके 3 रीजन उन्होंने बताए हैं। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। आप गेट बंद कर दें। यस, नेक्स्ट इज, हाँ, अब ये देखो नेट इनकम अप्रोच का जो फॉर्मूला है WACC। WACC सुन लो, WACC क्या होता है? WACC इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
W weighted, A average, C is cost and C capital. हाँ, weighted average cost of capital. ठीक है, so देखो आप पढ़ सकते हो ऊपर, as per NI approach, higher use of debt capital. ठीक है, higher use of debt capital will result in reduction of WACC. यही बताया ना मैंने आपको कि जितना ज्यादा डेप्ट यूज करोगे आपकी कंपनी की रिडक्शन होगी कॉस्ट की. कॉस्ट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कंपनी की रिड्यूस हो जाएगी और एज अ कॉन्सिक्वेंस वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज. ठीक है, और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी. नाउ द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म, अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला इज अर्निंग्स. अर्निंग्स में हम कौन सी अर्निंग लेते हैं, अर्निंग्स आर ये देखो EBIT. EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मतलब ऐसी अर्निंग जिस पर आपने कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं किया है और जितने आप पर अभी कोई टैक्स भी पे नहीं किया है. ठीक है, सो यू कैन से इट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट. ये एक तरीके का ग्रॉस प्रॉफिट है क्योंकि ना तो अभी आपने इंटरेस्ट पे किया है ना ही आपने टैक्स पे किया है, मतलब कोई भी डिडक्शंस नहीं हुई है. सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज ग्रॉस प्रॉफिट. सो अर्निंग मींस EBIT and divided by weighted average cost of capital. This is the formula for calculating value of the firm under NI approach. हाँ जी, ये क्लियर हुआ इतना, मुझे बताओ अभी तक स्टार्टिंग का पॉइंट. ठीक है, सिमिलरली लास्ट में इसने ये बोला है कंक्लूजन में, एज पर NI अप्रोच अ फर्म विल हैव मैक्सिमम वैल्यू वेयर WACC इज मिनिमम. मतलब NI अप्रोच के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यू सबसे ज्यादा उस पॉइंट पर होगी जहां पर उसकी कॉस्ट कम होगी. यही मतलब हुआ ना, जहां पर उसकी कॉस्ट सबसे कम होगी तो दैट मींस वहीं पर उसकी उसी पॉइंट पर कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, यस क्लियर, इज इट क्लियर मैम? WACC की फुल फॉर्म क्या थी? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यस मैम, क्लियर. मैम WACC कैसे निकालेंगे? क्या कह रहे हो, थोड़ा तेज बोलो. WACC कैसे निकालेंगे? WACC आपको गिवन होगा, इट इज गिवन लाइक 10%, 15%, ये परसेंटेज में गिवन होता है हमेशा. ठीक है, वैसे इसको तरीका भी है कैलकुलेट करने का, बट आपके लिए इतना सब कुछ कैलकुलेटिव नहीं आएगा पेपर में. वो सब कुछ MBA लेवल का होता है. आपको सिर्फ ये जो क्वेश्चन में गिवन होगा WACC इज लाइक सपोज 8%, 15%, 20%, इट इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज. 20% ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ फर्म. क्या कह रहे हो मैम? 10% ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म और अर्निंग. वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय WACC. ओके. अच्छा मुझे ये बताओ, ये अप्रोच क्लियर है? अब नॉर्मली अप्रोच क्या कहती है कि डेप्ट कंपनी को ज्यादा यूज करना चाहिए. डेप्ट यूज करने से कंपनी की कॉस्ट कम होती है और कंपनी की कॉस्ट जहां कम होती है कंपनी दैट मींस उस पॉइंट पर कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. दिस इज दी ब्रीफ. ठीक है, नाउ अब ये देखो इसका डायग्राम, नेट इनकम अप्रोच. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में जरूर आता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, तो प्लीज इसको ध्यान से सुन लेना और इंटरेस्टिंग भी है. ठीक है, नाउ यू कैन सी द डायग्राम. ये डायग्राम देखो, KD इज, ये जो आप देख रहे हो KD इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट. ठीक है, KO इज ओवरऑल कॉस्ट, कंपनी की टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का मतलब इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों की कॉस्ट जो है. एंड KE इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, सो अब यहाँ पे यू कैन सी कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट देखो जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, जितना ज्यादा कंपनी डेप्ट यूज कर रही है तो आपकी जो KO है, KO इज ओवरऑल कॉस्ट. KO का जो ग्राफ है यू कैन सी वो डाउनवर्ड जा रहा है, देख सकते हो ना. whenever the KD is high, KD का पोर्शन देखो ज्यादा हो रहा है और उसी के साथ साथ जो KO है वो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है. और आपकी जो नेट इनकम अप्रोच है वो यही कहती है ना कि कंपनी जितना KD यूज करती है उतना KO उसका ज्यादा होता है. और यू कैन, आप ऊपर देख सकते हो KE का जो कर्व है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो कर्व है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट है ना. और अभी आपको रिमेंबर होगा मैंने अभी बताया था कि नेट इनकम अप्रोच क्या अज्यूम करती है. नेट इनकम अप्रोच अज्यूम करती है कि जो रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो डिवेंचर्स के लिए रेडी होते हैं. उनको मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितना डिवेंचर यूज कर रही है. दिस इज द अजम्पशन, है ना. तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो सेम है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो उनका रिस्क चेंज नहीं हो रहा है. सो उनकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, वो सेम ही रहेगी. ठीक है, कितना भी डेप्ट आप यूज करो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगी, और बट आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है. ये क्लियर है नेट इनकम अप्रोच डायग्राम? यस मैम. ठीक है, नाउ हाँ, नेट ऑपरेटिंग इनकम. सेकंड अप्रोच इज नेट ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है, ये सेकंड अप्रोच है NOI. फर्स्ट अप्रोच इज NI, सेकंड इज नेट ऑपरेटिंग इनकम. नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है? इट इज जस्ट अपोजिट. यू कैन सी
इट इज अ एग्जैक्ट अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है, कंपनी को पहली अप्रोच क्या बोल रही थी कि कंपनी को डेप्ट यूज ज्यादा करना चाहिए, बट दिस अप्रोच इज टोटली अपोजिट। ये कंपनी क्या कहती है, ये अप्रोच क्या कहती है, देखो ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। गेटिंग माय पॉइंट? ये वाली अप्रोच आपके कौन से स्कूल से बिलोंग करती है? उस स्कूल से जो ये कहता है कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कंपनी की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। मैंने बताया था ना, 2 स्कूल्स हैं, 2 कैटेगरीज बताई थी, जिनका एक सपोर्टर्स कहते हैं कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करता है, दूसरी कैटेगरीज जो है वो कहते हैं कि वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, सो जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है ये उस कैटेगरी से बिलोंग करती है जिनका मानना ये है कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कंपनी की वैल्यू को नहीं इफेक्ट करता। ठीक है, तो ये टोटली अपोजिट हो गई ये अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है वो कोई भी डेप्ट इक्विटी का रेशो चूज कर सकती है, 50-50 भी कर सकती है, 60-40 भी कर सकती है, 40-50 भी, 40-60 भी कर सकती है, 70-30, 30-70, मतलब कुछ भी आप डेप्ट इक्विटी रेशो रख सकते हो, बिकॉज आपका जो डेप्ट इक्विटी रेशो है वो कंपनी की वैल्यू, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा ये अप्रोच कहती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनकी कुछ अजम्पशंस हैं, वो देखो। वो ये कहते हैं कि जो कंपनी की कॉस्ट है ना वो कांस्टेंट रहती है हमेशा। कांस्टेंट मतलब चाहे कंपनी डेब्ट ज्यादा यूज करती रहे तो भी वो सेम ही रहेगी, और इक्विटी ज्यादा यूज करेंगे तो भी सेम ही रहेगी। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस नहीं है कि आप डेब्ट का पोर्शन ज्यादा यूज करो या फिर इक्विटी का पोर्शन ज्यादा यूज करो। ठीक है, वो सेम ही रहेगी। लेकिन पहली अप्रोच क्या कह रही थी, पहली अप्रोच कह रही थी कि WACC जो है वो डिक्रीज होता जाता है जितना ज्यादा आप डेप्ट यूज करते हो। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को, दोनों अप्रोचेस? फर्स्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा डेप्ट यूज करोगी उतनी WACC डिक्रीज होगी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वो उनका ये मानना है कि WACC कांस्टेंट ही रहती है, सेम। ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है कि आप कितना डेप्ट यूज कर रहे हो, कितनी इक्विटी यूज कर रहे हो। नाउ सेकंड क्या कहते हैं वो, वैल्यू ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड यूजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उनका ये भी मानना है कि जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है इट टोटली डिपेंड्स ऑन WACC। ठीक है, जो फर्म है वो WACC के जो फर्म की वैल्यू है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और फर्स्ट वाले पॉइंट को रिलेट करें तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है कि WACC कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी की वैल्यू है वो WACC पे डिपेंड करती है। सो अब इस सेकंड पॉइंट का क्या मतलब हो गया, इसका यही मतलब हुआ ना कि कंपनी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर WACC इज ऑलवेज कांस्टेंट तो सिमिलरली वैल्यू ऑफ द फर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब वो भी सेम ही रहेगी। आप वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज भी नहीं कर सकते हो, डिक्रीज भी नहीं कर सकते हो। तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज कांस्टेंट। वो ये भी मान के चल रहे हैं कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होती है वो भी सेम रहती है, ना तो वो ज्यादा होती है ना वो कम होती है। एंड लास्ट इज इनकम टैक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, कि मार्केट में कोई टैक्स सिस्टम नहीं है कंपनी का। तो जो हम पहली वाली अप्रोच में पढ़ रहे थे कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करने से टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर वो अप्रोच कह रही है कि वो अप्रोच ये अज्यूम कर रही है कि मार्केट में कोई इंटरेस्ट मतलब टैक्स ही नहीं है। ठीक है, सो आपका जो बेनिफिट आपको मिल रहा था टैक्स की वजह से वो हट गया ना इस वाली अप्रोच में, क्योंकि ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में कोई टैक्स है ही नहीं, मार्केट में आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा। सो ये अप्रोच बिल्कुल अपोजिट हो गई नेट इनकम अप्रोच के। नेट इनकम अप्रोच में डेप्ट यूज ज्यादा करने के लिए बोला गया है, एंड इस अप्रोच में ये बोला गया हुआ है कि डेप्ट यूज कितना भी करो या इक्विटी कितना भी यूज करो, कंपनी की जो कॉस्ट है, कंपनी की जो वैल्यू है वो सेम रहती है एवरी टाइम। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। अब इसका डायग्राम देखो, ये वाला पॉइंट छोड़ देना। यस, नेट इनकम अप्रोच का डायग्राम देखो, केडी। ठीक है, ये केडी का जो कर्व है डेट इज कांस्टेंट, मतलब ये दिखा रहा है कि केडी जो है वो कंपनी का सिमिलर, ये एक ही लेवल पे रहता है, कांस्टेंट है। ऐसे ही जो आपकी केओ है, केओ भी क्या आएगी, कांस्टेंट ही रहेगी। ये बताया था ना अभी मैंने, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो क्या अजम्पशन ले रही है, दे आर अज्यूमिंग दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि आपकी जो डेप्ट की कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट रहेगी, बट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बी इंक्रीज। देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट, केओ कांस्टेंट है। देखो इसमें आपकी केओ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, केओ ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इट इज कांस्टेंट।
एज द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इंक्रीजेस ई इंक्रीजेस। अच्छा, अब ये चीज बताओ मुझे, सेकंड पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। जैसे जैसे डेप्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है। ये आप चेक कर सकते हो ना, इसमें देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो ग्राफ है वो अपवर्ड जा रहा है। तो इसका कोई रीजन बता सकता है मुझे कि डेप्ट ज्यादा यूज करने से इक्विटी की कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है? हम क्योंकि लायबिलिटी भी तो पे करनी है, क्या है? लायबिलिटी भी तो पे करेंगे ना डेट की। हाँ, वेरी गुड। सब द मेन, मैंने भी आपको पहले बताया था ना कि जो अगर कंपनी बहुत ज्यादा डेप्ट यूज करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या रीजन है, वो ऑब्जेक्शन क्यों रेज करते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनी जितना ज्यादा डेप्ट यूज करती है, ठीक है, सो अब डेप्ट यूज कर रही है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट किस में से पे होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी हैज टू पे दी इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट। सो जितना ज्यादा आपकी डेप्ट कैपिटल होगी इतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहले, और इंटरेस्ट आप जितना ज्यादा प्रॉफिट में से पे करोगे आपका प्रॉफिट उतना ही कम बचेगा। यही हुआ ना? ठीक है, जितना ज्यादा कंपनी डेप्ट होगी तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जितना ज्यादा पे करोगे आपका प्रॉफिट उतना कम बचेगा, और जितना प्रॉफिट कम बचेगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी उतना कम मिलेगा। ठीक है, कम मिलेगा। जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो डेप्ट कैपिटल के लिए कभी भी अपनी कंसेंट नहीं देते, वो कभी भी रेडी नहीं होते कि कंपनी ज्यादा डेप्ट यूज करे, क्योंकि उनको रिस्क होता है कि अगर कंपनी ज्यादा डेप्ट यूज करेगी तो कंपनी का प्रॉफिट इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाएगा और उनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो उनका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो जहां पर भी रिस्क, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, या जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट, रिटर्न भी ज्यादा होगा। रिटर्न क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि देखो, अब या इस वाले केस में क्या हो रहा है, केडी बढ़ गया, कंपनी ने डेप्ट जो है ज्यादा यूज कर लिया, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने भी आपको बताया कि जितना ज्यादा कंपनी डेप्ट यूज करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अब प्रॉफिट जो है कम बचेगा और उनको डिविडेंड भी कम मिलेगा, तो उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है। अब रिस्क बढ़ गया तो वो, आप जितना ज्यादा रिस्क आप बियर करोगे उतना ज्यादा रिटर्न भी तो डिमांड करोगे ना। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्या कहता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। सो अब यहाँ वाले केस में शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ गया है, सो दे डेफिनेटली डिमांड द हाई डिविडेंड। सो हाई डिविडेंड मांगेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो कॉस्ट है वो इक्विटी की बढ़ गई ना, क्योंकि आपको डिविडेंड सपोज पहले 10% देना पड़ रहा था, अब आपका रिस्क बढ़ गया है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, सो मे बी दे आर डिमांडिंग 12%। सो 2% से आपको डिविडेंड ज्यादा पे करना है, तो इट विल बी अ कॉस्ट फॉर अ कंपनी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इंक्रीज होता है तो केई भी ऑल्सो इंक्रीज होता है, बिकॉज आपका रिस्क बढ़ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। यस, क्लियर है? यस। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वाली देखो, मोदी गिलानी एंड मिलर एमएम मॉडल। कौन कौन सी पढ़ ली हमने? फर्स्ट नेट इनकम, सेकंड इज नेट ऑपरेटिंग इनकम, एंड थर्ड इज मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। इसमें देखो क्या है, ये जरा ध्यान से सुना। मोदी गिलानी एंड मिलर जो है वो किसको सपोर्ट करते हैं? दे आर सपोर्ट्स दी एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है कि जो आपका डेप्ट इक्विटी मिक्स है, या यू कैन से जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, हैज नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, यही बोल रही थी ना एनओआई अप्रोच। तो मोदी गिलानी एंड मिलर जो है दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द सेम व्यू। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता वैल्यू ऑफ द फर्म पर। नाउ अब उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए हैं, वो अजम्पशंस देखो। कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। हेलो, यस, ठीक है, सो वो रिकनेक्ट हो रहा था। हाँ, सो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज अब ये 10 मिनट्स की मीटिंग रह गई है। ठीक है, हाँ, तो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच किसको सपोर्ट करते हैं? एनआईओआई अप्रोच को। उनकी अजम्पशंस है, फर्स्ट अजम्पशन, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। तो जो आपकी कैपिटल मार्केट है वो क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब होता है कि कोई भी इन्वेस्टर को फ्रीडम है कि वो कभी भी जाके किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज को सेल कर सकता है और कभी भी बाय कर सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स कैन बोरो विदाउट रेस्ट्रिक्शन। मतलब इसमें ये भी अज्यूम किया हुआ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो विदाउट मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, हाँ,
इट इज ऑल्सो अज्यूम के इन्वेस्टर्स हैं वो किसी भी कंपनी रिस्ट्रिक्शंस के बोरो कर सकते हैं किसी भी कंपनी से। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स आर रैशनल एंड इन्फॉर्म्ड, मतलब मार्केट में जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी नॉलेज है अबाउट द मार्केट कि कंपनी की कौन सी सिक्योरिटी का कितना प्राइस है और कितना रिस्क है किस कंपनी में, उनको फुली इंफॉर्मेशन है। ये सारी अजम्पशंस हैं। नेक्स्ट इज नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, वो ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट में जो टैक्सेस नहीं है। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर परचेज और सेल करते हो तो देयर आर सम कॉस्ट, आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं एमएम अप्रोच अज्यूम कर रही है कि मार्केट में ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, मतलब आप इजीली किसी भी कंपनी का शेयर परचेज और सेल कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट वो क्या अज्यूम कर रहे हैं, 100% डिविडेंड पे आउट रेशो, कि कोई भी कंपनी जो है वो 100% डिविडेंड पे करती है। मतलब सारी मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं वो कोई भी अपना प्रॉफिट रिटेन नहीं कर रही हैं, दे आर जस्ट पेइंग आउट दी टोटल प्रॉफिट एज अ डिविडेंड। ठीक है, सो दीज आर दी अजम्पशन। क्लियर है इतना? ये अजम्पशंस हैं। क्या क्या अजम्पशन है कि कैपिटल मार्केट आपकी परफेक्ट है, कोई भी इन्वेस्टर्स कभी भी जाके किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, उसको कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ती, मार्केट में कोई भी टैक्सेस नहीं है, जितनी भी कंपनीज है मार्केट में वो सारा का सारा अपना 100% डिविडेंड पे कर रही है। तो दीज आर सम अजम्पशंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यस, अब इसमें देखना, एक मिनट मैम हाँ यस मैम इसमें जो फर्स्ट असम्पशन है उसमें कि स्विच बिटवीन सिक्योरिटीज आर इनफिनाइटली डिविजिबल, मतलब ये है कि आपको मतलब इनफाइनाइटली डिविजिबल का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के 10 शेयर परचेज कर रखे हैं, ठीक है, सो उसमें आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप जब कभी सेल कर रहे हो तो कंपनी के आप सपोज आधे शेयर सेल कर सकते हो, फुल नहीं कर सकते हो। इन डिविजिबल का मतलब है इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर, उसको जितना कंपनी का शेयर है वो सेल करने हैं परचेज करने हैं वो इजीली कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी कंपनी उसके ऊपर। ओके ठीक है, मतलब कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपके ऊपर कि आप इतना परसेंट नहीं सेल कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टर्स को जब भी लगेगा कि इस कंपनी में बेनिफिट नहीं है दूसरी कंपनी में बेनिफिट है तो वो इजीली स्विच कर देगा। ये मतलब इनका ये मानना है। अब आगे देखो इस अप्रोच में ये क्या कहती है। हाँ, अब जो एमएम मॉडल है उनके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कि आपकी इक्विटी की क्या वैल्यू है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा है, सेम ही फॉर्मूला है जो आपने एनआई अप्रोच में पढ़ा था। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी और एक्सपेक्टेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ द फर्म हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय डब्ल्यूएसीसी। ठीक है, नाउ आगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। आर्बिट्रेज प्रोसेस, देखो आर्बिट्रेज प्रोसेस ये दिख रहा होगा आपको। आर्बिट्रेज प्रोसेस का देखो, मैं इस ध्यान से सुनो। आर्बिट्रेज प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, मान लो बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, ठीक है, और ये जो अप्रोच है वो क्या अज्यूम कर रही है कि जितनी भी मार्केट में कंपनीज हैं वो सारी की सारी कंपनीज डिविडेंड पे कर रही हैं, कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट रिटेन नहीं कर रही है। ये भी हमने पढ़ा ना कि ये अप्रोच ये अज्यूम करती है। सो अब जब सारी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है 100%, तो अगर सपोज एक कंपनी है उसकी वैल्यू कम है, देखो ये वाला पॉइंट देखो, इन्वेस्टर विल स्विच देयर सिक्योरिटी बिटवीन आइडेंटिकल फर्म फ्रॉम लीवर्ड फर्म टू अनलीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म कौन सी होती है, जो ज्यादा डेप्ट यूज करती है, ये हमने पढ़ा था ना लास्ट टू लास्ट यस क्लास में। मैम लीवर्ड फर्म जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का पोर्शन ज्यादा होता है, और अनलीवर्ड फर्म जो बिल्कुल भी डेप्ट यूज नहीं करती है। ठीक है, तो अब ये अप्रोच क्या कहती है, ये अप्रोच कहती है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या करेंगे, जो कंपनी लीवर्ड होगी मतलब जिसमें डेप्ट ज्यादा यूज होगा, तो वो उस कंपनी के शेयर जो है वो सेल कर देंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग? जिस भी कंपनी के मार्केट में जो भी कंपनी ज्यादा डेप्ट यूज कर रही होगी उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे वो अपने शेयर्स को सेल कर देंगे और कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अनलीवर्ड फर्म में। अनलीवर्ड फर्म जो बिल्कुल भी डेप्ट यूज नहीं करती। ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, कोई बता सकता है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ऊपर। ताकि मैम उनको जो उनका प्रॉफिट में से जो भी डिविडेंड का शेयर है वो यस, उनका अभी ज्यादा अभी मिले। मैंने बताया था ना कि जितना ज्यादा डेप्ट यूज करती है कंपनी उतना ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क हो जाता है। ठीक है, सो अगर कंपनी बहुत ज्यादा लीवर्ड होगी, बहुत ज्यादा कंपनी डेप्ट यूज कर रही है, तो उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अपने शेयर्स को सेल करेंगे और कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, स्विच कर जाएंगे, कहाँ पर, अनलीवर्ड फर्म में। कितना क्लियर है?
अनलीवर्ड फॉर्म में अब देखो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी दोनों वैल्यूज जो दोनों फॉर्म्स हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना कि मान लो एक की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, ए कंपनी और बी कंपनी, ए कंपनी की बहुत ज्यादा वैल्यू हाई है और बी कंपनी की वैल्यू कम है, तो बी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सारा पैसा निकाल के ए कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, मार्केट में ए कंपनी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी क्योंकि सारे लोग बी से स्विच कर रहे हैं कहाँ पर, ए पर। तो जिस भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होने लगती है मार्केट में, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है ना, तो उसकी वैल्यू कम होने लगेगी फिर। जो ए, क्योंकि सारे लोग स्विच कर रहे हैं, ठीक है, और ए में तो ए की अल्टीमेटली वैल्यू क्या होने लगेगी, डिक्लाइन होने लगेगी, और दूसरी साइड जो बी वैल्यू है, बी कंपनी है आपकी, उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी क्योंकि उसके पास अब इन्वेस्टर्स नहीं है। ठीक है, यही होता है ना नॉर्मली, किसी चीज की मार्केट में सप्लाई कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, सारे इन्वेस्टर्स ए कंपनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बी कंपनी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो वो बी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और ए की डाउन होगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? क्या कह रहे हैं बढ़ेगी आर्बिट्रेज क्यों? प्रोसेस? बी की बढ़ेगी क्यों? हाँ, आर्बिट्रेज प्रोसेस यही होता है कि जब इन्वेस्टर्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं तो वो तब तक करते हैं जब तक कि एक पहली वाली कंपनी की वैल्यू डाउन होने लगती है और दूसरी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, तो अल्टीमेटली दोनों कंपनी सेम लेवल पर आ जाती हैं। दिस इज द आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो मैम ए की वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन उसकी मार्केट, सारे के सारे इन्वेस्टर्स वहां जा रहे हैं। ठीक है, सो बी कंपनी के पास सारे सबने अपना डेप्ट जो है, मतलब सारे शेयर होल्डर्स बी कंपनी के पास चले गए, सॉरी ए के पास चले गए, तो अब जो आपकी बी ए कंपनी है के उसकी वैल्यू भी पास तो बढ़ने लगेगी ना, क्योंकि उसके पास अब इन्वेस्टर्स कुछ नहीं है। मैम वैल्यू कैसे बढ़ेगी इन्वेस्टर? देखो वैल्यू इसलिए बढ़ेगी ना क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स वहां चले गए, तो कंपनी के पास कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं है, और जितने कम इन्वेस्टर्स होंगे उनको कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे सकती है ना। फॉर एग्जांपल 100 शेयर होल्डर से, जिसमें से सपोज 70 चले गए, ठीक है, आपके पास 30 बचे हैं, तो अब जो आपका प्रॉफिट है वो कितनों में डिवाइड होगा, 30 में डिवाइड होगा ना। पहले 70 पूरे 100 में डिवाइड हो रहा था, अब 30 में डिवाइड होगा, तो जो 30 में डिवाइड होगा मैम इन्वेस्टमेंट भी तो कम है, इन्वेस्टर कम हो गए तो इन्वेस्टमेंट कंपनी में कम होगी, प्रॉफिट भी तो कम होगा। नहीं, प्रॉफिट नहीं कम होगा, आपकी शेयर कैपिटल कम होगी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। शेयर होल्डर अपना पैसा निकालेंगे तो प्रॉफिट नहीं कम होता कंपनी का, कंपनी की शेयर कैपिटल कम होती है। प्रॉफिट तो आपका कंपनी के ऑपरेशन से निकल के आता है। कैपिटल कम होगी मैम। देखो प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस मैम और कंपनी इनकम। का ऑपरेशन तो यस, कैपिटल के बेसिस पे नहीं होगा मैम, कैपिटल कंपनी पे कैपिटल होगी तभी तो ऑपरेशंस होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। सपोज मान लो आपने लास्ट ईयर शेयर मार्केट में इशू किए थे और आपने पैसा उठाया था, ठीक है, अब आपका जो लास्ट ईयर और दिस ईयर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी पैसे की और आप अपना जो ऑपरेशन है वो अच्छे से कर रहे हो, तो आपकी जो वो कैपिटल है वो इस साल तो कोई यूज नहीं हो रही ना, क्योंकि वो लास्ट ईयर आपको जरूरत थी उसकी और आपने सपोज कोई मशीनरी वगैरह परचेज करी उस कैपिटल से, अब इस साल आप उस मशीनरी पे आप प्रोडक्शन करके प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे हो ना। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट अगर पड़ी है तो, यस मैम, अगर प्रीवियस इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो ये पॉसिबल है। अगर प्रीवियस इन्वेस्टमेंट पड़ी है तभी पॉसिबल होगा ना मैम ये। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज देखो प्रीवियस कंपनी जो है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं होती इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी तो होंगे आपके पास, आपकी खुद की मनी भी तो होगी ना, आपकी ओन्ड कैपिटल भी तो होगी और कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग भी होंगी पहले की कोई रिजर्व वगैरह, तो कंपनी वो सब यूज कर सकती है अपने ऑपरेशंस को रन आउट करने के लिए। और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमेशा ऑपरेशन से निकल के आता है, शेयर कैपिटल कभी डिसाइड नहीं करती कि कंपनी प्रॉफिट में या लॉस है। ठीक है, शेयर कैपिटल जो, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट देखो आपको क्या बताती है, बैलेंस शीट इट टेल्स अबाउट ओनली योर फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट आपको कभी ये नहीं बताती है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। ठीक है, और बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। सो शेयर कैपिटल जो है, ठीक है, तो बैलेंस शीट आपको असेट एंड लायबिलिटीज का बताती है, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं बताती। तो यहाँ पर सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अगर आपकी शेयर कैपिटल कम हो रही है, मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ से जा रहे हैं, तो इट डजंट अफेक्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज शेयर कैपिटल डिसाइड नहीं करती प्रॉफिट एंड लॉस, वो कंपनी के ऑपरेशंस डिसाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सो एमएम अप्रोच का क्या मतलब है? ऑपरेशन के लिए कंपनी ऐसा कहाँ से आएगा? हेलो, ऑपरेशन के लिए कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा? अरे भाई आपकी जो कैपिटल है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली साउंड है, वो ये नहीं बताती है कि प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है कंपनी को। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनकी शेयर कैपिटल बहुत ज्यादा है, मतलब मार्केट में उनकी फाइनेंशियल बहुत पोजीशन साउंड है, बट दूसरी साइड उनको लॉसेस भी हो रहे हैं।
ऐसा भी तो होता है ना। और हो सकता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल या कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड नहीं है, कंपनी की लायबिलिटीज ज्यादा है असेट से, बट दूसरी साइड कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। तो फाइनेंशियली साउंड होना का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सम टाइम अगर आप फाइनेंशियली साउंड भी हो बट आपके ऑपरेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं है, तो आपकी जो जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा। आपकी एसेट्स बहुत ज्यादा हैं बट इफ यू आर नॉट मैनेजिंग देम एफिशिएंटली तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग चीज है। इसमें कंफ्यूज मत हो कि आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही ज्यादा होगा, ये ऐसा कभी नहीं होता। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर। यस मैम, यस। ठीक है। सो आर्बिट्रेज प्रोसेस समझ में आ गया। आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। कौन सी कंपनी से शिफ्ट होंगे कस्टमर, सॉरी इन्वेस्टर्स, जो कंपनी लीवर्ड होगी, बहुत लीवर्ड होगी, ठीक है। सो और वो अनलीवर्ड में ट्रांसफर होंगे, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जबकि आपकी दोनों फर्म की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। नाउ यू कैन से यू कैन सी, ये आगे हम देखते हैं एक बार। ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। लास्ट अप्रोच इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, इट इज अ, ये वाला पॉइंट देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच इज अ इंटरमीडिएट अप्रोच बिटवीन टू एक्सट्रीम अप्रोचेस। दोनों अप्रोच जो है आपकी, दोनों अप्रोच कौन सी हो गई, एनओआई और एनआई, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, उन दोनों के बीच की अप्रोच होती है इंटरमीडिएट अप्रोच है। वो कौन सी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब ये इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो दोनों अप्रोचेस के प्रेजेंट है, ये दोनों अप्रोचेस को सपोर्ट करती है, एनआई अप्रोच को भी और एनओआई अप्रोच को भी। अब इसमें आगे देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर डब्ल्यूएसीसी इज मिनिमम एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वही होगा जहां पर कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी और वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैम अटेंडेंस लगा दो। हेलो, अटेंडेंस लगा दो मैम। अरे ये लास्ट है, ये वाली अप्रोच पढ़ लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी कल। 5 मिनट का और है, ये सुन लो, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो लास्ट थ्योरी है, दूसरी ट्रेडिशनल क्लास अप्रोच। में ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि ये दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन है, एनआई और एनओआई का। अब ये वाली अप्रोच देखो, लास्ट स्लाइड है ये, इसमें हाँ ट्रेडिशनल अप्रोच का पॉइंट देखो। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि पहले तो कंपनी क्या करेगी, स्टार्टिंग में डेप्ट यूज करेगी, बहुत ज्यादा डेप्ट यूज करेगी, और तब तक करती रहेगी जब तक कि उसकी डब्ल्यूएसीसी रिड्यूस होगी। क्योंकि एनआई अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन है ना। तो पहले तो ये एनआई अप्रोच को सपोर्ट करती है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो एनआई अप्रोच हमारी क्या कहती थी कि आपका जो डेब्ट ज्यादा यूज करोगे, इक्विटी कम यूज करोगे, तो आपकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो सिमिलरली ट्रेडिशनल अप्रोच पहले सजेस्ट करती है कि वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन बोरोइंग, केडी इज लेस देन केई, ठीक है। सो कंपनी पहले यस प्राची, फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट पर आप जो है डेप्ट ज्यादा यूज करोगे क्योंकि डेप्ट की कॉस्ट इक्विटी से कम होती है। ये सब हमने पढ़ लिया कि डेप्ट यूज करना क्यों बेनिफिशियल होता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट पे क्या कहते हैं वो, एट द एंड ऑफ दिस फिनोमिना रिडक्शन इन डब्ल्यूएसीसी। अब क्या होता है देखो, हम कोई भी चीज है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिसएडवांटेजेस में, ठीक है। क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा ना कि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करना वो भी बेनिफिशियल नहीं होता, ठीक है। तो सिमिलरली ये अप्रोच यही बताती है कि पहले तो ये बोल रही है, ये अप्रोच का कहना है कि आप डेप्ट ज्यादा यूज करो, जितना ज्यादा हो सकता है डेप्ट यूज करो, और आप तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बट उसके बाद सेकंड पॉइंट में वो ये बोलते हैं कि आप एक लिमिट तक ही डेप्ट यूज करो, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम डिक्रीज होना बंद हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो वो डिक्रीज होती रहेगी कॉस्ट, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपकी जो डब्ल्यूएसीसी कीज एंड टेंड्स टू बी स्टेबलाइज, वो स्टेबलाइज हो जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो भी आपकी स्टेगनेट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब थर्ड पॉइंट एक देखो, फर्स्ट पॉइंट पर पहले कॉस्ट कम होगी, सेकंड पॉइंट पर आपकी कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट पर क्या होगा, कॉस्ट आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यू कैन सी इंक्रीज इन डेप्ट बियॉन्ड दिस पॉइंट। एक पॉइंट से ज्यादा अगर आप डेप्ट यूज करते रहोगे तो फिर आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वो कोई बता सकता है कि क्यों बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, पहले डेप्ट यूज करोगे
पहले डेप्ट यूज क्या करो। मैम? हाँ हायर रिस्क हायर रिटर्न। देखो, पहले एक लिमिट तक डेप्ट यूज करोगे तो आपकी कॉस्ट कम होती रहेगी, फिर उस लेवल के बाद आपकी कॉस्ट जो है कम होना बंद हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड लेवल पे क्या होगा, अगर फिर भी कंपनी डेप्ट ज्यादा यूज करती रहती है तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वो रीजन मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने वो रीजन बताया है कि आपके जो डेप्ट यूज करने से आपकी इक्विटी का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। इक्विटी का रिस्क बढ़ रहा है तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे डिविडेंड की, और डिविडेंड की ज्यादा डिमांड होने से आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़